तो गाइस स्वागत है आप लोगों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए टोटल 50 प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रकृति के रहेंगे और इसमें आपके उत्तराखंड और हिंदी के प्रश्नों का समावेशन है। लगभग लगभग बराबर प्रश्न है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, 25-25 प्रश्नों का संकलन ये उत्तराखंड और हिंदी का आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो टेस्ट सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं 746 पदों के लिए और सचिवालय रक्षक और आगामी आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होनी है तो उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो उन सबको ध्यान में रख के टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ अपने आंसर देने हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित करना है कि भाई आप कितने नंबर लेकर के आए। तो आज भी आपको ये बताना है कि आप 50 में से कितने नंबर लेकर के आए हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी भी सवाल में तो वो हमसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न है आपका, गुंजी दर्रा किस से किसको जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 4, लगाइए आंसर जल्दी से। तो गुंजी दर्रा किससे किसको जोड़ता है, सही जवाब है इसका पिथौरागढ़ से तिब्बत को। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, राज्य के अधिकांश ताल किस हिमालय में देखने को मिलते हैं। तो दीजिए जवाब। ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। ट्रांस हिमालय, वरहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसका सही जवाब होगा आपका, राज्य के अधिकांश ताल हमें मध्य हिमालय में देखने को मिलते हैं, मिड हिमालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। रहस्यमयी ताल के नाम से कौन सा ताल जाना जाता है। तो इसका तो आप सभी छात्र आंसर दे देंगे। तो रूपकुंड, इसे रहस्यमयी ताल कहते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताना ये रूपकुंड की खोज किसने की थी। ठीक है, इस रूपकुंड की खोज की किसने थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। और अगर नहीं आएगा आपको तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा वहीं कमेंट बॉक्स में। चलिए चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण का गठन कब किया गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, देहरादून में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, तो लगा लिया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए मैं जवाब दे देता हूँ इसका। इसका आंसर है आपका 1981, 1981। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। राज्य में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन किस जनपद में है। तो आपको बताना है कि प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा वन किस जनपद में है। ठीक है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और देहरादून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों नैनीताल में। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा उत्तराखंड के किस जनपद में होती है। देखिए पहले नंबर पर नहीं पूछा यहाँ, ठीक है, ये पूछ रहा है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा शीतकालीन वर्षा उत्तराखंड में किस स्थान पर होती है। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब आपको देना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका पौड़ी में। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमें ऊपर से देखने को मिलेगा। फल संरक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहां पर है। ऑप्शन है भीमताल, रामगढ़, चौखुटिया, कौसानी। जल्दी से बताइए जवाब। चलिए मैं दे देता हूँ इसका जवाब, रामगढ़। ठीक है, मार लिया होगा आप लोगों ने भी आंसर। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन से वृक्ष उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो कौन से वृक्ष हैं जो कि उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में है, साल, बुरांश, देवदार या चीड़। तो इसका सही जवाब है बच्चों चीड़ के वृक्ष उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में है। चलिए नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव अधिनियम की पहली श्रेणी में किस पौधे को या औषधि को रखा गया है। तो उत्तराखंड की किस औषधि को वन्य जीव अधिनियम की पहली श्रेणी में जगह दी गई है। ऑप्शन आपके सामने है। तो किलमोड़ा, जेट्रोफा, ब्राह्मी या भीमल में से आपको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं बता देता हूं आंसर, किलमोड़ा इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान करनी है आपको, जो सही मिलान कर लेगा वो अपने मार्क्स में 1 नंबर ऐड कर ले। ठीक है, तो डालियों का दगड़िया किससे संबंधित है, बौद्धिक इकोलॉजी किससे संबंधित है, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का संबंध किससे है, और रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट ये किसका है। तो चलिए डालियों का दगड़िया बता देता हूं मैं आपको, ये तो सबको पता होगा, ये आपका चंडी प्रसाद भट्ट से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्धिक इकोलॉजी, तो बौद्धिक इकोलॉजी तो वंदना शिवा से ही रिलेटेड है, इसके सामने ही है ये। कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, तो ये राधा बहन या राधा भट्ट के नाम से, मतलब गांधीवादी विचारक माना जाता है ना राधा बहन को। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट, तो ये आप जानते हैं अवधेश कौशल का है। ठीक है, अवधेश कौशल की ये वो है संस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौराबाड़ी ताल से रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी की कुल लंबाई कितनी है? 196, 205, 72 या 76? सब किलोमीटर में है। चलिए जवाब दे देता हूँ इसका, 72 किलोमीटर। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचेश्वर नामक स्थान पर उत्तराखंड की किन दो नदियों का संगम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचेश्वर में। तो पंचेश्वर नामक स्थान पर उत्तराखंड में दो नदियों का संगम होता है, काली और सरयू का। ये पंचेश्वर स्थान कहाँ है? पिछली वीडियो में भी मैं ये आपको बता चुका हूँ कि पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा में पड़ता है, यानी दोनों जनपदों में आ जाता है। ठीक है, तो जो पंचेश्वर डैम बन रहा है, वैसे पंचेश्वर डैम वो आपका चंपावत जनपद में। अधिकांशतः इसका जो आंसर मारेंगे आप लोग चंपावत मारना, चंपावत ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पिथौरागढ़ मारेंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न इधर मिलेगा हमें। बोल रहा है रथस्या किस नदी का प्राचीन नाम है? अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा? तो आप लोगों को इसका जवाब देना है, जल्दी से दीजिए। इसका सही जवाब है बच्चों पश्चिमी रामगंगा, सॉरी पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में युद्ध की प्रकृति पर आधारित कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी युद्ध का जिसमें प्रकृति झलकती हो कौन सा नृत्य है? चौफुला, छोलिया, हारुल, पांडव? तो इसका सही जवाब है बच्चों, आपने सभी ने मार लिया होगा, छोलिया नृत्य। 15वें प्रश्न की तरफ। किस नृत्य में रमतुला और डमरू प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं? लंगवीर नृत्य, हारुल नृत्य, छोलिया नृत्य या मंडान नृत्य? तो इसमें आपको जवाब देना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हारुल नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। नाटी नृत्य का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में होता है? तो आपको ये जवाब देना है, नाटी नृत्य का आयोजन कहाँ होता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए इसका सही जवाब होगा बच्चों देहरादून, जौनसार चक्राता वाले क्षेत्र में होता है ये नाटी नृत्य। ठीक है, चक्राता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठुलखेल कहाँ मनाया जाता है? ठुलखेल कहाँ मनाया जाता है? बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा? काफ़ी बार ये आयोग सवाल पूछ भी चुका है, तो इसका सही जवाब होगा आपका पिथौरागढ़। ठीक है, इसका सही जवाब होगा पिथौरागढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। हरेला पर्व मनाया जाता है चैत्र मास में, श्रावण मास में, अश्विन मास में या इनमें से कोई नहीं? कौन से महीने में हरेला पर्व मनाया जाता है? और कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक जवाब आप और ज़रूर देंगे कि हरियाली दिवस कब मनाया जाता है राज्य में? हरियाली दिवस बताना ज़रूर। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, हरेला पर्व कब मनाया जाता है, किस माह में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों श्रावण मास में। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। बजहर किस जनजाति की स्त्रियों से संबंधित एक त्यौहार है? तो बजहर किस वर्ग की या किस जनजाति की स्त्रियों से जुड़ता है ये त्यौहार? ऑप्शन है जौनसारी, बोक्सा, भूटिया, थारू। बजहर, ध्यान रखें बजहर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका थारू जनजाति की महिलाओं से संबंधित है ये पर्व। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौचर मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1914, 1943, 1973, 1963? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1943 में मिस्टर बर्नेडी ने शुरू किया था इस मेले को, मिस्टर बर्नेडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न। लड़ी धुरा का मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत या ऊधम सिंह नगर? जल्दी से दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों चंपावत में, लड़ी धुरा का मेला लगता है चंपावत जनपद में। उत्तराखंड में कौन सा वाद्य यंत्र यूरोप की संस्कृति से प्रेरित माना जाता है? एकतारा, सारंगी, मसकबीन या हुड़की? सभी ने मार लिया होगा इसका जवाब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मसकबीन। ठीक है बच्चों, चलिए 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पहचानना है, हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए यहाँ से। चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है ची, चिर, यू या आयु? तो इसका सही जवाब होगा चिर, चिरधन आयु हो जाएगा। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही वर्तनी का चयन करना है आपको। अर्चना, कारण, दुख, अंताक्षरी? कौन सा इसमें सही जवाब होगा? सही वर्तनी होगी, आपको चयन करना है इसका। तो इसका सही जवाब चलिए मैं आपको बता देता हूं, अर्चना होगा। कारण तो आपको पता है अणा लिखा जाता है लास्ट में, दुख में ऐसे लिखा जाता है, विसर्ग आता है बीच में, और अंताक्षरी में अंत याक्षरी ऐसे लिखा जाता है, अंताक्षरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होता है? तो हिंदी के उपसर्ग की आपको पहचान करनी है। पहला उपसर्ग आपका जो ऑप्शन में दिया है वो है औ, दूसरा है परि, तीसरा प्रति, चौथा अन। तो औ पहला है। कौन सा उपसर्ग हिंदी में शामिल होता है इनमें से, ये बताना है आपको। चार ऑप्शन ये हैं, औ, प्री, प्रति, अन। तुम्हारी आंसर जल्दी से। चलिए मैं दे देता हूं आप लोगों को जवाब इसका। तो इसमें जो है आपका अन जो उपसर्ग है वो हिंदी का उपसर्ग है, बाकी सब संस्कृत के उपसर्ग हैं इसमें। अब देखिए संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? जल्दी से जवाब दें। 13, 19, 22 या 6? सॉरी, हाँ 22 या 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों आपका 22। संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या है 22। चलिए 27वें प्रश्न की तरफ। आपको पहचानना है सिंहासन का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से। ऑप्शन आपके सामने है। ये गोले का कोई तात्पर्य नहीं है, ये जब प्रिंट कराते हैं तो इसमें आ जाता है गोला, बल्कि ये सिम इसी तरह से लिखा जाएगा सिर्फ, ठीक है। गोले का कोई तात्पर्य नहीं है वहाँ। सिम धन आसन, सिंह धन आसन, सिंह धन आसन या सिंहा धन सन। तो आपको सही जवाब देना है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिंह धन आसन। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ। पुरस्कृत में कौन सी संधि है? पहचान करनी है आपको कौन सी संधि है भाई। दीर्घ संधि है, गुण है, व्यंजन है या विसर्ग है? चलिए मैं आंसर दे देता हूं इसका भी। तो इसमें विसर्ग संधि, ठीक है, ये हो जाएगा पुरा धन कृत, ठीक है। आधे सा का या षटकोण वाले सा का किसमें विसर्ग में कन्वर्टेशन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है आपका, मनोयोग में कौन सी संधि है? दीर्घ, अयादि, व्यंजन या विसर्ग? तो मनोयोग में बता देते हैं आपको जवाब, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। मना धन योग। दीर्घ मत मार के आ जाना एग्जाम में, कई बच्चे इसमें दीर्घ भी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दीर्घ की जो पहचान होती है ए ओ आर होती है ना, तो उससे संबंधित नहीं है। संधि विच्छेद भी आपको करके देखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूं, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा श्रोधन अन, ठीक है। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? आपके सामने चारों ऑप्शन है। चलिए मैं जवाब देता हूं इसका भी। इसका सही जवाब होगा ये वाला श्रृंगार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें 32वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करो। शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है, बताइए जल्दी से। शुद्ध शब्द क्या होगा इनमें से? तो चलिए लगा लिया होगा सभी ने आंसर, रासायनिक, ठीक है, बी। चलिए 33वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन की पहचान करो। डा, ढा, चा, चा, फा। तो क्या होगा इसमें से द्वित्व व्यंजन? चलिए बता देते हैं आपको, चचा, ठीक है। जिस भी शब्द के पूरे शब्द के साथ एक आधा चा का अक्षर आ जाए वो शब्द अपने आप द्वित्व व्यंजन की पहचान होती है, ठीक है। चाहे चच्चा आ जाए, चाहे कच्चा आ जाए या पक्का आ जाए, का के साथ आधा का लग जाए, पक्का हो गया, तब भी यही वाला द्वित्व व्यंजन होगा, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो द्वित्व व्यंजन में शामिल हो जाते हैं। चलिए 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें से आपको पहचान करनी है बच्चों, कंठय व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कंठ से जिसका उच्चारण होता है वो व्यंजन आपको पहचानना है यहां। तो सभी ने पहचान लिया होगा। चलिए जवाब दे देते हैं। इसका ऑप्शन है तीसरा, यानी घा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सघोष महाप्राण की पहचान कीजिए। इनमें से एक वर्ण ऐसा है जो सघोष भी है और महाप्राण भी है, तो आपको उसकी पहचान करनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों हा, ठीक है। चलिए 36वां प्रश्न। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध विवृत, अर्ध संवृत, विवृत या संवृत? आधा बंद पूछा गया है। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। इसका सही जवाब होगा अर्ध संवृत।
चलिए 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अनुस्वर की पहचान कीजिए। अनुस्वर कौन सा है इसमें से? कंठ, प्रातः, माता, पिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंठ। ठीक है। और विसर्ग क्या होगा? विसर्ग होगा आपका प्रातः। अगर विसर्ग पूछता तो प्रातः लग जाता। चलिए 38वें प्रश्न में चलते हैं। झगड़ालू में प्रत्यय है आलू, आलू, अलू, यलू। तो चार ऑप्शन आपके सामने ये हैं। ठीक है। चलिए दीजिए इसका जवाब जल्दी से। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ये वाला आलू। ठीक है। चलिए हिंदी शब्दकोश में छ यानी ये छत्रे वाला छ है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का जो क्रम आता है वो किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों का। ठीक है। का वर्ण के बाद छ का सही क्रम आता है। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित लिपियों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो आपको ये लिपियां बतानी है किससे कौन सी निकली है, किससे कौन सी निकली है। ठीक है। और इनका एक क्रम है। तो चलिए मुझे लगता है आप लोग ये जवाब कुछ एक ही बच्चे दे पाएंगे, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले जो निकली है लिपि दोस्तों वो उत्तरी लिपि है। ठीक है। उत्तरी लिपि पहले नंबर पर रखोगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तरी लिपि से निकली गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से निकली सिद्ध मातृका लिपि, और सिद्ध मातृका लिपि से निकली फिर कुटिला लिपि। तो इसका सही क्रम यह है उत्तरी लिपि, गुप्त लिपि, ठीक है, तीसरा सिद्ध मातृका लिपि और चौथा कुटिला लिपि। फिर इन्हीं के बाद फिर देवनागरी का विकास होता है इन्हीं लिपियों से आगे चल के। वैसे उत्तराखंड की या कह लो भारत की जितनी भी अधिकांश लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है आपका। अनगढ़ हीरा की संज्ञा किसे दी गई है? स्वयंभू, भारतेंदु, भिखारी ठाकुर या सूरदास? अनगढ़ हीरा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका जवाब देना है आपको। जल्दी से दीजिए आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों भिखारी ठाकुर। ठीक है। भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा गया है। ठीक है। और इसको साथ में भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा गया है। भोजपुरी का शेक्सपियर। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, इसे ही भिखारी ठाकुर को कहा गया है। चलिए 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है आपका। प्रकाशन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्रकाशन विभाग की स्थापना हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 1944। चलिए 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजभाषा अधिनियम जो कि 1963 में आया था में प्रथम बार संशोधन किस वर्ष हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा सा समय लीजिए और जल्दी बताइए। तो इसमें जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 1967 में, 1967 में संशोधन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन है आपके तेलुगु, असमिया, ठीक है, तेलुगु, असमिया और दो ऑप्शन नेपाली, अरबी। तो ये बताना है आपको। तेलुगु, असमिया, नेपाली और अरबी। ठीक है। किस भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है? चलिए मैं जवाब दे देता हूँ। इसका आंसर है अरबी। चलिए आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। और 45वां प्रश्न है आपका। नागरी लिपि परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों ये। नागरी लिपि परिषद। तो नागरी लिपि परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1975 में की गई थी। ठीक है। अगला सवाल चलते हैं। हंस जवाहिर किसकी रचना का नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। अली शाह, कासिम शाह, शेख निसार, नूर मोहम्मद। तो इनमें से आपको जवाब देना है। हंस जवाहिर किसकी रचना का नाम है? चलिए मैं जवाब दे देता हूं इसका। इसका सही जवाब है कासिम शाह। 47वां प्रश्न। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत किसे रखा गया है? मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़। तो इसमें से आपको पहचानना है। चलिए मैं बता देता हूं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी आती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से जवाब दीजिए। सोच के वेट करता हूं आपका 1 मिनट।
तो सच्चिदानंद का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सत धन चित धन आनंद। ठीक है, सच्चिदानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की तरफ, और इसके बाद अंतिम प्रश्न है, कामेट पर्वत किस जनपद में है? तो सभी बता देंगे, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है क्योंकि ये, तो कामेट पर्वत पड़ता है बच्चों आपका चमोली में। ठीक है, चलिए 50वां प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये तो आंख बंद करके सभी आंसर मार लेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1903। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना कि हैप्पी क्लब की स्थापना में किन दो व्यक्तियों का मुख्य रूप से सहयोग माना जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 50 प्रश्न। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना बिल्कुल ना भूलें कि भाई किसके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, बच्चे इसमें भी कंजूसी करते हैं, प्रश्न देख लेते हैं, उनको नोटबुक में नोट कर लेते हैं, पर कमेंट बॉक्स में ये नहीं बताते कि सर जी 50 में से इतने नंबर हमने गेन कर लिए हैं। अरे भाई आप लोग खुद को भी जांचोगे और हमें भी अंदाजा लगेगा कि कौन सा छात्र कितना स्टडी कर रहा है। ठीक है, हम लोग आप लोगों के लिए बनाते हैं ये पेपर काफ़ी मेहनत से, तो आप लोग इनको ज़रूर सॉल्व करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।